नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप सुन और देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। रोज की तरह आज भी अखबार की प्रमुख सुर्खियां कुछ अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूं। आज 30 जनवरी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। पूरा देश आज उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करेगा। अब कुछ खास चर्चा करें। प्रयागराज में महाकुंभ में कल एक बड़ा हादसा हो गया। कल मौनी अमावस्या के दिन कोई 8 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन उसके पहले ही रात में ही 1 से 2 बजे के बीच त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग वहाँ जमे थे घाट किनारे, और हजारों की संख्या में लोग वहाँ सोए थे, इंतजार कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त का। अब त्रिवेणी घाट पर डुबकी लगाने वालों की इतनी भीड़ जुट गई कि जो पुलिस की बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ कर भी लोग चल गए। तो जो लोग सवेरा होने का इंतजार कर रहे थे सोए हुए थे वहाँ, तो भीड़ से कुचल कर कम से कम 30 की मौत हो गई, 60 लोग घायल हुए। हालांकि पूरे दिन कोई और अफवाह न फैले, इसके लिए सरकार की ओर से हताहतों का आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया गया, और लोग डुबकी लगाते स्थिति आधे घंटे के बाद ही वहाँ सामान्य हो गई थी। और कोई 30 लोग मरे हैं, जिसमें 7 बिहार के हैं। हालांकि मीडिया की रिपोर्ट है कि 35 से 40 लोग मरे हैं। तो फिर आखिर कहाँ गए? हाँ, कुछ लोग लापता हैं अभी भी, उस भीड़ में कहाँ गए, खो गए हैं, कहाँ हैं, ये एक स्थिति है। तो एक बड़ा हादसा था। अब इसको लेकर जहाँ एक सियासत भी हो रही है, लेकिन कोई 7-8 करोड़ 10 करोड़ की भीड़ जुटे, उसका प्रबंधन ही, तो मैंने हमेशा ये कहा कि विश्व रिकॉर्ड जुट रहा है किसी मेला में। अभी 26 फरवरी तक चलना है। अब सबका ध्यान 3 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन, फिर महाशिवरात्रि के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन इसी तरह की भीड़ जुटेगी। शाही स्नान होता है साधु संतों का, तो फिर दोपहर के बाद साधु संतों का भी स्नान हुआ। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करने की घोषणा की है, कराने की। उसके लिए एक जज हर्ष कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय आयोग की घोषणा भी हो गई, गठन की। और वहीं जो इस हादसे में जिन लोगों ने अपना परिजन खोया है, जिनकी मौत हुई है, उस सब के परिजनों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 25-25 लाख रुपए की सहायता की भी घोषणा की है। तो महाकुंभ, तो अभी सरकार का जो अनुमान था कि इस महाकुंभ मेले में 40 से 45 करोड़ लोग जुटेंगे, तो लगता है कि वो आंकड़ा 26 फरवरी तक तो पूरी ही जाएगा। कल कोई 8 करोड़ ने डुबकी लगाई, अनुमान भी था कि 8 से 10 करोड़ कुल कल आएंगे। और अब तक कोई 30 से 35 करोड़ लोग वहाँ आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये 12 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, मकर संक्रांति के दिन से शुरुआत हुई थी, वर्चुअली कहिए 14 जनवरी से, लेकिन उसके 2 दिन पहले से ही लोग वहाँ स्नान, अभी भी 35 से 40 लाख लोग। और सरकारी तो आंकड़ा है कि वहाँ कोई 1 करोड़ लोग मेला में हमेशा अभी जमे रहते हैं। कोई तो लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन भी वहाँ स्नान करने के लिए मेला में ठहरे हैं। और बहुत लोग तो सप्ताह भर के लिए कल्पावास कर रहे हैं। फिर एक अभी तय हुआ है कि जिस दिन शाही स्नान का कार्यक्रम होता है, उस दिन वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, वीआईपी की एंट्री नहीं होगी। इसलिए एक बड़ा दुखद ये घटना हुई, जो आपके साथ ये साझा करना था। ये महाकुंभ का मेला प्रयागराज में, कोई कहते हैं कि 12 साल पर तो लगता ही है, लेकिन ये संयोग 144 साल के बाद आया है। तो इस ग्रह राशि के संयोग से ये जो स्थिति है अभी इस बार, उसमें स्नान के लिए पूरे देश दुनिया से लोग जा रहे हैं। शायद ही कोई देश, बिहार में या पूरे देश में कोई गांव होगा जहां से लोग वहां नहीं जा रहे हैं। ये कोई 142 करोड़ की आबादी वाले देश में आप सहज समझ सकते हैं कि ये महाकुंभ में जाने वालों की होड़ लगी हुई है। तो कल ये खबर थी
दिल्ली में चुनाव हो रहा है 5 फरवरी को। अब उस चुनाव को लेकर वहाँ पूरा चुनाव प्रचार परवान पर है। कल प्रधानमंत्री ने भी वहाँ रैली की और उसके बाद कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो आपके संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दे दिया था कि हरियाणा सरकार जो वहाँ जमुना नदी जो पानी आता है ना, हरियाणा से दिल्ली वासियों को पानी हरियाणा से मिलता है, तो ये सीधे आरोप कर दिया कि वहाँ हरियाणा सरकार जहर मिलाकर पानी में जहर मिला रही है। और उसकी तो योजना थी कि यहाँ कोई इस तरह से जहर का पानी पिएंगे तो हज़ारों लोग मरेंगे। अभी बड़ा गंभीर आरोप था। सचमुच ये हैरानी की बात है और विश्वास योग्य भी नहीं है। तो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वहाँ जो पानी सप्लाई होता है दिल्ली, उसको आज सार्वजनिक रूप से आचमन करके पी कर दिखाया कि कहाँ जहर है। और कल प्रधानमंत्री ने इसी को लेकर कल पूरी जोरदार तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि भाई लोग पानी तो किसी को पिलाना, यहाँ सत्कार करना है। बताइए इस तरह का इससे ऊंचा आरोप क्या हो सकता है। अभी खैर ये मामला चुनाव आयोग में चला गया है। चुनाव आयोग भी इन्होंने नोटिस दी है अरविंद केजरीवाल को कि आप साबित कीजिए, आप जो आरोप है तो बहुत गंभीर आरोप है। अब देखिए आगे जो हो, लेकिन अब इस तरह की भी बात हो रही है दिल्ली में। और इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती है आपके लिए। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना है अरविंद केजरीवाल को। और वो शराब घोटाले में जेल गए थे, उसके बाद आए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जमानत मिलने के बाद, और कहा कि अब फिर से हम जब दिल्ली की जनता हमें हमारे पक्ष में जनादेश देगी तभी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी तो वहाँ तीसरी हैं मुख्यमंत्री आपकी पार्टी की। एक तरह से वो कार्यकारी सीएम के रूप में काम कर रही हैं, हालांकि कोई कार्यकारी सीएम है नहीं, लेकिन अब वहाँ जो बैनर पोस्टर जो आपकी ओर से है उसमें चेहरा है अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं भाजपा भी इस बार पूरी तैयारी से चुनाव लड़ रही है। तो हाँ, इस चुनाव में अब देखिए क्या होता है, लेकिन इस बार मुकाबला है बड़ा दिलचस्प। कांग्रेस भी है चुनावी जंग में, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। वहाँ तो कांग्रेस का खाता भी पिछले चुनाव में नहीं खुला था, 4% वोट आए थे। देखिए स्थिति है। अब कुछ बिहार की चर्चा पहले करते हैं। देखिए बिहार में बिस्कोमान एक शीर्ष सरकारी संस्था है और उसके निदेशक मंडल का चुनाव हो गया था। सुनील कुमार सिंह जो राजद के कोषाध्यक्ष हैं, एमएलसी थे, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, और वही वहाँ पहले अध्यक्ष थे 2 दशक तक अध्यक्ष रहे। अब उनका कार्यकाल के बाद ही चुनाव होना है और उनकी पत्नी का चुना जाना लगभग तय हो गया था। कल ही परसों सब जो लोग निदेशक मंडल 17 निदेशकों के चुनाव हुए थे और सबको सर्टिफिकेट मिलना था, और निदेशक फिर मिलकर के चुनाव तो 12 सदस्य कहते हैं सुनील सिंह के गुट के जीते थे और 5 विशाल सिंह के पक्ष में जीते थे। अब विशाल सिंह के जीत के लिए नीतीश सरकार की राजग की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, लेकिन तब भी एक न चली सुनील सिंह के सामने और सुनील सिंह का गुट जीत गया था। लेकिन अब उसमें पूरे निदेशक का जो चुनाव हुआ है उसमें गड़बड़ी की शिकायत को लेकर के केंद्रीय सहकारिता प्राधिकार, देखिए बिस्कोमान और बिहार में लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये 2 ऐसी संस्था है बिहार में जो केंद्र सरकार के अधीन है। सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के मातहत केंद्रीय कानून के तहत वो संचालित हो, बिहार सरकार का सीधा कोई नियंत्रण नहीं है उस पर। तो चुनाव फिर दोबारा वहाँ मतों की गिनती होनी है। कोई 200-225 वहाँ वोटर्स होते हैं और उन्हीं के बीच में ये निदेशक का चुनाव होता है। तो अब उसके लिए फिर मतदान की गिनती पटना के डीएम हैं आरओ। अभी शिकायत केंद्रीय सहकारिता प्राधिकार को मिला तो 1 फरवरी को कहा है कि फिर से आप इसको लेकर के सुनील सिंह ने कल एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी और कहा छी संविधान के साथ ये मजाक हो रहा है। मतलब एक तरह से कहिए कि जब सरकार भिड़ी हुई है, एनडीए के लिए प्रतिष्ठा दांव पर है, वो नहीं चाहती है कि अब सुनील सिंह का बिस्कोमान पर दबदबा समाप्त करना चाहती है। तो फिर से वहाँ मतगणना होने जा रही है। जो स्थिति आ पड़ी है, अब देखिए 4
कैंडिडेट्स की ओर से शिकायत की गई थी, उसी पर फिर से रिकाउंटिंग हो रही है। तो 1 फरवरी को रिकाउंटिंग होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो वहाँ का फीडबैक है, सुनील सिंह का गुट फिर जीतेगा और उनकी पत्नी का वंदना सिंह का बिस्कोमान पर अध्यक्ष बनना फिलहाल जो संकेत है वही है। जो रिजल्ट अभी आया था कि 12 निदेशक जीते थे सुनील सिंह के गुट में और 5 जीते थे विशाल सिंह के गुट में। लेकिन अब खैर चलिए, अभी तो 4 मतगणना फिर से होगी, तो उसका क्या रिजल्ट आता है फिर वो देख लीजिए। तो एक ही भी खबर आज अखबार की सुर्खियाँ हैं। सुनील सिंह के राजद की मेमोरी जो विधान परिषद में सदस्य थे समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी, मजाक उड़ाया था, उपहास उड़ाया था कि मुख्यमंत्री आजकल कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, उनकी बोली शैली का मजाक उड़ाया था। तो ये एक मिसकंडक्ट मान करके विधान परिषद की जो आचार समिति है उसकी सिफारिश पर उनकी मेमोरी समाप्त करी। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसको चैलेंज किया था। तो कल सुप्रीम कोर्ट में अब उसका उपचुनाव भी हो रहा था। जदयू के ललन प्रसाद को जदयू ने कैंडिडेट बनाया था, उनका निर्विरोध जीतना तय था। अब रिजल्ट होता उसके एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट करने पर रोक लगा दिया है। अब वहाँ सुनवाई हो गई है केस की। कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर दिया है, अब वो फैसला आना है। अब उसमें एक कोई संकेत है, जिस ढंग की बात दिख रही है कि कहीं कोर्ट ये न व्यू पॉइंट ले कि भाई सुनील सिंह की मेमोरी समाप्त करने का जो ये सज़ा दिया गया है ये मेजर पनिशमेंट है। तो अब क्या होता है देखिए, जो सदस्यता समाप्त हो गई, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, अब रिजल्ट होना था उसके पहले रोक दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। यदि सुनील सिंह इसमें जीत जाते हैं तो बिस्कोमान में तो लगभग जीत ही गए, उनका वर्चस्व वहाँ कायम रहा। अब परिषद में भी कहीं उनकी मेमोरी बच गई सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद, तो फिर एक बिहार की एनडीए सरकार को एक और बड़ा झटका लगेगा। तो एक आज भी अखबार की सुर्खियाँ हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, आज भी जा रहे हैं जिलों के दौरे में, और उधर विपक्ष के नेता भी कार्यकर्ता संवाद और कार्यकर्ता दर्शन में जिला के दौरा पर कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जिले में जा रहे हैं दर्जन भर घोषणाएं कर रहे हैं नई योजनाओं का, और 500, 700, 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। तो कल एक बार 4 मार्च को बिहार कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो उसमें मुख्यमंत्री ने जो जहाँ जहाँ अभी घोषणा किए हैं तो उस सबको कैबिनेट से मंजूर किया जाएगा, उसके लिए पैसे की मंजूरी होगी। और ये दिखाना है कि भाई वो जो घोषणा करते हैं कहीं यूँ ही हवा में नहीं करते हैं, जो घोषणा करते हैं तो उसको हम लागू भी करते हैं। तो अब फॉलोअप मतलब जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है सार्वजनिक सभाओं में या मीडिया से बात करते हुए या समीक्षा बैठक में, तो उस सबको लागू करने के लिए 4 मार्च को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें उसकी मंजूरी दी जाएगी। इसके पहले भी कोई 2600-2700 करोड़ की मंजूरी दी गई थी, मुख्यमंत्री की घोषणा जो हुई थी उन सभी योजनाओं की। और एक और बात होगी कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी होना है। जो बजट सत्र की शुरुआत होती हो तो पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण से शुरुआत होती है और बजट पेश होगा। तो नियम तो ये है सामान्य प्रक्रिया की 1 महीना पहले सम्मन होता है हाउस का। तो उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी में ही कोई कैबिनेट की बैठक होगी और फरवरी के लास्ट वीक में सेशन शुरू हो गया। तो आज 30 जनवरी हो गया, अब तक कोई बैठक हुई नहीं। अब 4 मार्च को बैठक होगी, तो आप समझिए कि अब मार्च में ही या कुछ शॉर्ट नोटिस भी करके हाउस सम्मन होता रहा है। तो अब ये इंतज़ार हो रहा है कि, और 30 उधर दिल्ली में संसद का बजट सत्र हो रहा है। 1 फरवरी को वहाँ केंद्रीय बजट आने वाला है, उस पर भी सबकी निगाह टिकी हुई है कि भाई इस बार के केंद्रीय बजट में जनता को क्या लाभ मिलेगा, टैक्स में क्या छूट मिलेगी, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। अभी एक उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स में कोई इस बार 10 लाख की आमदनी तक छूट मिल सकती है, और भी कई टैक्स रियायत मिलने की उम्मीद। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि इस बार के केंद्रीय बजट में बिहार को क्या मिलेगा, सबकी निगाह टिकी है। बिहार सरकार की ओर से कोई 1,50,000 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति देने की अपेक्षा की गई। इस संबंध में एक 33 पेज का
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक मेमोरेंडम भेजा गया है बिहार सरकार की ओर से। अब देखिए उसमें क्या कुछ मिलता है। उसमें बाढ़ नियंत्रण पर बिहार में इस बार ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अभी जो चालू वित्तीय वर्ष का बजट है, केंद्रीय बजट में 60,000 करोड़ का बिहार के लिए मिला था, विशेष प्रावधान किया गया था। और लगे हाथ आपको मालूम है कि जैसे जदयू और टीडीपी, अभी भाजपा की दो प्रमुख सहयोगी है जिसके बूते वहाँ केंद्र में सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं नरेंद्र मोदी। तो टीडीपी को तो लाभ मिला आंध्रा को। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री गए थे आंध्र और वहाँ कोई 2.25 लाख करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, वहाँ सौगात दी है। तो बिहार को ये उम्मीद की जा रही है। लगे हाथ बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो NHI से जो सड़कें बन रही है बिहार में, तो अब हुआ है कि भाई नदियों की उड़ाही होगी, मतलब जो नदी का पेट भर रहा है, गाद भर रहा है, तब उसको सब उड़ाही की जाएगी। अभी तो कहीं सड़क बनती है तो आप देखते हैं ना, मिट्टी की भराई होती है, जो अर्थवर्क होता है, तो खेतों से भी मिट्टी लाई जाती है। तो हुआ है कि नहीं, नदियों की गाद से तो दो काम होगा। अभी तक तो बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंध बनाए जाते रहे हैं, तटबंधों को ऊंचा हर साल किया जाता है। अब तो भाई खास करके जो जल संसाधन के ठेकेदार हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। बिहार में बाढ़ नियंत्रण पर जो काम होना है उसमें हमको लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे अधिक पैसा खर्च होगा। अभी जो 60,000 करोड़ मिला था उसमें 11,500 करोड़ तो मिला है उसी के लिए। और फिर इसमें उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में भी 16,000 करोड़ की मांग की गई है बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए। और सरकार ने जो फैसला ले लिया है कि अब नदियों की गाद से हम सड़क निर्माण में उसका उपयोग करेंगे, तो अब सब नदियों की एक तरह से उड़ाही होगी, गाद निकाले जाएंगे जहाँ जहाँ सरकार ने तय किया है कि अभी 3 जो स्वीकृत शर्तें हैं अभी NHI की, उसके निर्माण के लिए उसका गाद का इस्तेमाल करेंगे। तो आज ये की भी एक बड़ी खबर है, ये अखबार की सुर्खियाँ बनी हुई है जो आपके सामने चर्चा करना जरूरी था। और एक खबर है, आप सभी जानते हैं कि BPSC अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह उनका चल रहा है। वो चाहते हैं कि 70वीं PT की परीक्षा रद्द की जाए। अब तो रिजल्ट भी हो गया, कोई 22,000 PT में उत्तीर्ण कर दिए गए हैं। और आमतौर पर होता था कि जितने PT में कोई 3% अधिक किया जाता था, मैंने कहिए कि इस बार 10% अधिक करके रिजल्ट हुआ है। कट ऑफ मार्क्स इसीलिए कम पर हुआ है रिजल्ट। ये सब कुछ आज देख रहे हैं कि उसके लेकर तो आज BPSC के अभ्यर्थी हल्ला बोल करने वाले हैं, सड़क पर आज आंदोलन होना है। देखिए आज भी क्या होता है, पटना की पुलिस कैसे निपटती है पता नहीं। BPSC अभ्यर्थियों पर आज भी लाठी चटकेगी क्या। इसमें जो कोचिंग में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक भी एक्टिव हैं, वो अभ्यर्थियों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं आंदोलन के लिए। और इधर कोर्ट से तो अब PT की परीक्षा का रिजल्ट हो गया है, अप्रैल में मुख्य परीक्षा होने वाली है। और इधर फिर परीक्षा को रद्द करने के लिए इसी मामले पर कल हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। अब इसकी सियासत भी हो रही है। चिराग पासवान भी BPSC के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर BPSC के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और वो भी इस परीक्षा रद्द करने की खुले तौर पर मांग कर रहे हैं BPSC अभ्यर्थियों के पक्ष में। कल हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। और इधर सड़क पर भी आंदोलन हो रहा है। तो आज की एक प्रमुख खबर है जो चर्चा आपसे मैंने की है। आज की ये चर्चा कैसी लगी आप लाइक कीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। और अरुण पांडे की बात, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ये आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।